हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ई अनंत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th हिस्ट्री चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि अर्लीस्ट पीपल जो कि हंटर गैदरर्स थे, वे कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और उसका रीज़न भी हमने जाना था। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे अर्लीस्ट पीपल ने फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स यानी खाना इकट्ठा करने से लेकर खाना यानी आगाज उगाने तक का काम किया। तो चैप्टर 3 शुरू होता है नीनोस लंच, नीनो की स्टोरी के साथ। नीनो अपना फेवरेट खाना खा रही थी जो उसकी दादी ने खुद के गार्डन में लगी सब्जियों से बनाया था। वह कहती है कि जब वह उसे याद आया कि जब वह मध्य प्रदेश आई तो उसे यहाँ का खाना अलग और स्पाइसी लगा, हॉट एंड स्पाइसी लगा। अब यह सवाल उठता है कि ऐसा क्यों, वाई वॉज दैट सो। ऐसे ही सवालों के जवाब पाने के लिए हम अब चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पैराग्राफ है वैरायटीज़ ऑफ फूड का। इसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग प्लांट्स उगाने के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, चावल को उगाने के लिए वीट और बार्ले से ज़्यादा पानी लगता है। तो फार्मर्स को इससे क्या समझ आया कि जो फार्मर्स होते थे वे हर क्रॉप को उसकी कंडीशन के अनुसार अलग अलग जगह पर लगाते थे। ऐसा आज भी होता है। इसी तरीके से एनिमल्स की भी एक कंडीशंस थी। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल शीप एंड गोट। क्या होता था, शीप और गोट हिली एनवायरनमेंट में रह लेती थी, वहीं काउस नहीं रह पाती थी। तो ये था हमारा फर्स्ट पैरा। सेकेंड पैराग्राफ है द बिगनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। हर्डिंग यहाँ पर हर्डिंग का फार्मिंग आप जानते हैं किसानी करना, हर्डिंग जानवर पालना। ओके, तो इस पैराग्राफ द बिगनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग में हम यह जानेंगे कि फार्मर्स कैसे बने और हर्डर्स कैसे बने। ओके, तो उस समय अर्लीस्ट पीपल ने देखा होगा कि जो सीड्स होते थे, क्या होते थे, सीड्स, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह गिर जाते थे और उनकी मदद से नए नए प्लांट्स उगाते थे। यहाँ पे आप देखेंगे न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम। तो उन्होंने देखा कि सीड्स के गिरने से कैसे ज़मीन पर गिरते ही उसमें से प्लांट्स या पेड़ पौधे निकलने लगते हैं। तब उन लोगों ने एडिबल प्लांट्स यानी खाने लायक प्लांट्स के सीड्स को बचाना शुरू कर दिया। अब किससे बचाना शुरू कर दिया, वहाँ के बर्ड्स और एनिमल्स से, ताकि वो आके उन सीड्स को खा ना जाएं। क्योंकि उस समय के फार्मर्स को पता चल गया था कि सीड्स कितने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनसे एक नया का नया प्लांट उगाया जा सकता है जिनसे उनके खाने का प्रबंध हो पाएगा आगे। ओके, तो तब उन लोगों में एडिबल प्लांट्स यानी खाने लायक प्लांट्स के सीड्स को बचाना शुरू कर दिया था और उन्हें उगाकर वे खाने का इंतज़ाम करते थे। इसी तरह वे क्या बन गए, फार्मर्स बन गए। अब आगे हमने देखा कि वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। टेम का क्या होता है यहाँ पर, सीधा या फिर पाला हुआ। जैसे हम डॉग पालते हैं क्योंकि वो टेम एनिमल है। तो अगले पैराग्राफ में हमने ये देखा कि जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने टेम एनिमल्स यानी सीधे जानवरों को पालना शुरू कर दिया। सबसे पहला पालतू जानवर था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। ये लिखा है वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। आप नॉर्मल डॉग भी बोल सकते हैं। फिर अर्लीस्ट पीपल ने और सीधे जानवर जैसे गोट हुई, शीप हुई, कैटल हुए, इन लोगों को भी बचाना शुरू कर दिया और पालना शुरू कर दिया। किन से बचाना शुरू कर दिया, वाइल्ड एनिमल से, क्योंकि ये बहुत सीधे हुआ करते थे। वाइल्ड एनिमल्स इनको अपना शिकार बना लिया करते थे। तो इस तरीके से हर्डर्स बने। हर्डर्स कैसे बने, उन टेम एनिमल्स की रक्षा उन्होंने शुरू कर दी करना और उनको एक प्रोटेक्शन दी, उनको खाना खाने को देते थे वे लोग। इस तरीके से वो क्या बने, हर्डर्स बने। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन के बारे में। ओके, अब हमें एक वर्ड मिला
क्या? डोमेस्टिकेशन। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शुरू होंगे तो आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। सो domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. इसका ये मतलब हुआ कि ऐसी प्रोसेस या ऐसा काम जिसमें इंसान प्लांट्स को उगाता है और एनिमल्स की रक्षा करता है, उसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं। इट बिगैन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। ये कब शुरू हुआ था? आज से 12,000 साल पहले। अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड, सबसे पहले प्लांट जो कि डोमेस्टिकेट किए गए थे, मतलब उगाए गए थे, वो थे वीट एंड बार्ले, मतलब गेहूँ और जौ। अर्लीस्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड, सबसे पहले एनिमल्स जिनको पाला गया था वो थे शीप एंड गोट। अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जो डोमेस्टिकेट किए गए प्लांट्स और एनिमल्स थे वे किसी भी बीमारी को जन्म नहीं देते थे, इसलिए लोगों ने उन्हें पाला। ओके, मतलब वो बहुत सीधे हुआ करते थे और उनसे हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ करता था। दे वर नॉट प्रोन टू एनी डिसीज़। ओके, इसलिए लोग उन्हें पाला करते थे। वहीं वाइल्ड एनिमल्स के टीथ और हॉर्न्स यानी सींग वे डोमेस्टिकेटेड एनिमल से बड़े होते थे। वे ज़्यादा खतरनाक होते थे किनसे? पालतू जानवरों से। तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ी डोमेस्टिकेशन वाले पैराग्राफ में। आप रीड करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला पैराग्राफ है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इसमें हम ये जानेंगे कि जब सीड्स को बोया गया तो आदि मानवों को यानी अर्लीस्ट पीपल को बहुत समय तक एक ही जगह पर रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि किसी भी प्लांट की सीड जब वो बोएंगे तो या तो वीक्स, मंथ या फिर कई बार ईयर्स भी लग जाते हैं उस प्लांट को बड़े होने में। इसलिए उनको क्या करना पड़ता था? एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ता था, क्योंकि उन प्लांट्स में पानी डालना रहता था और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसान करते हैं। ओके, अब क्योंकि उनको ग्रेन उगाना तो आ गया, फिर जब वो ग्रेन पूरी तरीके से उग जाएगा, उसकी कटाई होगी तो उसको स्टोर करने की दिक्कत आएगी। तो उसको स्टोर करने के लिए टू स्टोर ग्रेन्स लार्ज क्ले पॉट्स, बास्केट्स एंड पिट्स, बहुत बड़े बड़े क्ले पॉट्स बनाए गए। लोगों ने बास्केट्स को बुना और ग्राउंड के अंदर गड्ढे किए गए ताकि वो लोग क्या कर सकें? ग्रेन्स को स्टोर कर सकें। ओके, अब इस स्टोरिंग एनिमल्स वाले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स की क्वांटिटी नेचुरली बढ़ती है। जैसे कि जब कोई सीड हम डालते हैं तो हमें उसकी देखभाल करनी पड़ती है और बहुत सारे प्लांट्स हमको ही लगाने पड़ते हैं, पर जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी नेचुरली बढ़ती है और उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए तो उनसे हमें मिल्क मिल सकता है, मीट मिल सकता है, बहुत सारे सोर्स ऑफ फूड हमें, मतलब एक तरीके से जो एनिमल्स हुए वो बहुत सारे फूड का सोर्स बन गए, राइट, जिनसे हमें खाना मिलता था अलग अलग तरीके का। इस तरीके से एनिमल्स भी फूड का अच्छा सोर्स साबित हुए अगर उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट पैरा है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब आप पेज 14 का मैप देखिए, क्योंकि हमें उस समय ये पता करना था कि पहले फार्मर्स और हर्डर्स कहाँ पाए गए, इसीलिए चलिए चलते हैं पेज 14 पर। तो इस पैराग्राफ में लिखा है कि पेज 14 पे जो ब्लू स्क्वायर्स हैं, ब्लू स्क्वायर्स देखिए, एक ये है मेहरगढ़, एक ये है बुरज़ाहोम, एक ये है कोलधीवा, एक ये है चिरांद, एक ये है दाऊजाली हेडिंग, एक हल्लौर, एक पय्यामपल्ली। तो ये बहुत सारे ब्लू बॉक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है? ये वो साइट्स है जहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को पहले फार्मर्स और हर्डर्स की इन्फॉर्मेशन या सबूत मिले थे। मैंने अभी जिन जिन साइट्स के नाम लिए ब्लू बॉक्स वाली, ये वो साइट्स थे जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को सबूत मिले थे कि यहाँ पर हमें पहले फार्मर्स या फिर हर्डर्स पाए गए या उनके निशान मिले। ओके, अब इस वाले पेज पे आ जाइए।
हाँ, उनको पता कैसे चला कि यहाँ पर प्लांट्स थे या एनिमल्स थे? तो इस तरीके से कि वहाँ पे एनिमल्स की बोन्स मिली थी, और प्लांट्स का पता ऐसे चला कि जो उस समय के ग्रेन्स हुआ करते थे उनके जले हुए अवशेष मिले, रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। यानी ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स हमें मिली थी, ये कहाँ कहाँ मिली थी? नॉर्थ वेस्ट में, यानी आज कश्मीर में, और ईस्ट में मिली थी, और साउथ इंडिया में भी। साइंटिस्ट ने वहाँ एनिमल बोन्स और प्लांट्स को देख के ये पता लगाया था। ओके, मैं ये बता रही थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस यानी सबूत ये था कि उन्हें जले हुए अनाज, जो अभी मैंने बोला था, ओके, जले हुए अनाज, बर्न्ड ग्रेन मिले थे, उनके अवशेष मिले थे। नीचे दी गई टेबल में कौन सी चीज़ कहाँ से मिली थी आप देख सकते हैं, इसको रीड करिएगा। ओके, अब अगले पैराग्राफ यानी टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ में हम ये जानेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनने कई साइट्स पर हट्स और हाउसेस के निशान भी पाए थे। देखिए, उन्हें कई जगह पर ट्रेसेस मिले थे, किस किस के? हट्स के और हाउसेस के। अब क्या हुआ, जैसे अभी हमने देखा था ब्लू स्क्वायर वाली एक साइट थी बुर्जा होम, जो ऊपर की ओर थी, यानी कश्मीर में जो है अब, वहाँ हमने देखा था कि लोगों ने पिट हाउस बनाए थे। वहाँ क्या बनाए गए थे? पिट हाउस बनाए गए थे, और उस पिट हाउस में सीढ़ियाँ जाती थी अंदर की ओर, जो कि हमें ये बताता था कि वो लोग वेदर से बचने के लिए ऐसा घर बनाया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को चूल्हे भी मिले थे। चूल्हे मतलब जिस पे खाना बनाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि लोग खाना पकाकर खाते थे। ओके, आगे हमें इस समय के टूल्स के बारे में पता चला। वो क्या पता चला? देखिए, उस समय के जो टूल्स पाए गए थे, तो टूल्स डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। अभी हमने पिछले चैप्टर में पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में पढ़ा था। पैलियोलिथिक एज जो अर्लीस्ट एज थी हमने देखा था, तो पैलियोलिथिक टूल्स शुरुआत में उन्होंने 2 मेथड से टूल्स बनाए थे। उस समय के जो टूल्स थे वो पैलियोलिथिक टूल्स थे। तो अब जो टूल्स पाए गए वो थोड़े डिफरेंट थे पैलियोलिथिक टूल्स से, तो इन टूल्स का नाम दे दिया गया नियोलिथिक। पिछले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बात करी थी कि ये वर्ड हमें आगे चल के मिलेगा। ये देखिए, हमने पढ़ा था कि ये वर्ड जो है नियोलिथिक पीरियड आज से 10,000 साल पुराना है, और हमें पता था कि ये वर्ड आगे जाके हमें मिलेगा। तो नियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स बनाए गए उनका नाम हुआ नियोलिथिक टूल्स, जो कि पैलियोलिथिक टूल्स से डिफरेंट थे। अब क्या हुआ? टूल्स वर पॉलिश्ड टू गिव फाइन कटिंग। जो इस समय के टूल्स थे वो पॉलिश्ड हुआ करते थे, और वो बिल्कुल परफेक्टली किसी भी चीज़ को काट देते थे। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स, आपके घर में अदरक कूटने वाला होगा, आप सिल बट्टा जिसे जो भी आप बोलते हैं उसे, तो वही मोर्टार्स एंड पेस्टल यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। उस समय ग्रेन्स को कूटने के लिए मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज़ किए जाते थे, जो कि हम आज भी यूज़ करते हैं। अच्छा, इस समय के कुछ टूल्स थे वो बोन्स से भी मिलके बनते थे। तो ये रहा टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ में हमने पढ़ा। हमने और क्या जाना? हमने अर्थन पॉट्स के बारे में जाना। अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन। उस समय मिट्टी के बर्तन बनने लगे और लोगों ने कॉटन के कपड़े भी बुनना शुरू कर दिए। ओके, लोगों ने क्या शुरू कर दिया? कॉटन के कपड़े बुनना, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन। लेकिन उस समय कई लोगों ने फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ तो स्टार्ट कर दी थी, पर कई लोग हंटर गैदरर्स ही रहे। ऐसा नहीं हुआ था कि उस समय जितने भी लोग थे उन्होंने एकदम से फार्मर्स बनने की सोच लिया, हर्डर्स नहीं। कुछ लोग थे जिन्होंने ये काम शुरू किया, बट कुछ लोग अभी भी क्या थे, जो पुराना काम वो कर रहे थे हंटिंग और गैदरिंग का। तो कुछ साल लगे, कई हज़ार साल लगे होंगे जब उन सब ने एक डायरेक्शन में आके सोचा, जब तक वो अलग अलग ही थे। ओके, अब हम पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में। ट्राइब्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे, आइए। 2 to 3 generation live together in small settlements or villages. Families are related to one another and groups of such families are tribe.
पहले क्या हुआ करता था, 2 से 3 जनरेशन एक साथ या तो किसी छोटी जगह पर रहा करते थे या किसी विलेज में रहा करते थे। और उनके ग्रुप में जो भी फैमिलीज़ रहा करती थी वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट किया करती थी। ओके, और ये सारी फैमिलीज़ को एक साथ हम क्या बोल दिया करते थे, ट्राइब। इनका ऑक्यूपेशन क्या होता था, ट्राइब्स में जो लोग रहते थे उनका ऑक्यूपेशन होता था हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग। ये सारे काम थे जो वो लोग करते थे। मोस्टली वुमेन डू एग्रीकल्चर वर्क्स, सोइंग सीड्स, हार्वेस्टिंग ग्रेन, थ्रेश, हस्क, ग्राइंड ग्रेन। ज़्यादातर औरतों का क्या काम रहता था बच्चों, वो एग्रीकल्चर वर्क करती थी, सीड्स को बोती थी, हार्वेस्ट मतलब कटाई करना ग्रेन की, थ्रेश, हस्क, ग्राइंड ग्रेन, ये सब उनका काम रहता था। बच्चों का काम क्या रहता था, वो प्लांट्स की देखभाल करते थे, और अगर उन प्लांट्स के पास कोई एनिमल्स आ जाता था तो उसको शू करके भगा देते थे। लुक आफ्टर स्मॉल फ्लॉक, वो जो छोटे छोटे भेड़ बकरी रहते थे वो उनकी भी रक्षा करते थे। मैन और वुमेन कुछ काम थे जो मैन और वुमेन साथ में करते थे, जैसे क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स को साफ़ करना, दूध निकालना, पॉट्स बनाना, बास्केट बनाना, टूल्स, हट्स एट्सेट्रा। और वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए गाने गाते थे, डांस करते थे और हट्स भी डेकोरेट करते थे। और सम मैन वर लीडर्स, जो मैन होते थे वो अपनी पावर के दम पे या इंटेलिजेंस के दम पे क्या बन जाते थे, लीडर्स बन जाते थे। ओल्ड वुमेन वर रिस्पेक्टेड फॉर विजडम एंड एक्सपीरियंस, जो बहुत बूढ़ी महिलाएं होती थीं उनको उनकी बुद्धिमानी के लिए रिस्पेक्ट दी जाती थी और उनके एक्सपीरियंस के लिए भी। Tribes have unique and rich culture tradition including their own music, dance, language etc. जो ट्राइब्स हुआ करती थी उनका बहुत यूनिक और रिच कल्चर ट्रेडिशन हुआ करता था। मतलब वो उनका खुद का डांस हुआ करता था, म्यूज़िक हुआ करता था, उनकी खुद की लैंग्वेज हुआ करती थी और उनके खुद के देवी देवता भी हुआ करते थे। देयर वर नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, जैसे आज हम लोगों में कितना डिफरेंस है अमीर गरीब का और कास्ट का, पर उस समय ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ करता था। उस समय उनकी वेल्थ, जैसे आज हमारी वेल्थ क्या है, ऑफ कोर्स मनी, बट उस समय की वेल्थ क्या हुआ करती थी, उनका लैंड, उनका फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड वाटर, उन ट्राइब्स की ये सारी वेल्थ हुआ करती थी। इतना हम ट्राइब्स वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे जो हमने समरी के रूप में पढ़ा। अगला पैराग्राफ है अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है मेहरगढ़ वाला। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ के लोग कैसे जीते थे और उनके मरने के बाद क्या होता था। आइए जानते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज वी नो, वो क्या कौन सी है, मेहरगढ़। मतलब जो सबसे पुराना गांव अगर हम जानते हैं तो वो कौन है, मेहरगढ़। आज अगर देखा जाए तो इस समय मेहरगढ़ पाया जाता है पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ वॉज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन। मेहरगढ़ कहाँ लोकेटेड था, एक फर्टाइल प्लेन में। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। नियर द बोलन पास। बोलन पास एक इम्पॉर्टेंट रास्ता है, रूट है जो हमें कहाँ लेकर जाता है, ईरान की ओर। पहले ईरान से लोग आते थे तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूट हुआ करता था उनके लिए, तो मेहरगढ़ वहाँ लोकेटेड था। पीपल मतलब वहाँ के उस समय के मैन एंड वुमेन लर्नड टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट एंड रियर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। उस समय के लोगों ने यानी अर्लीस्ट पीपल ने सबसे पहले किसको, व्हीट और बार्ली को ग्रो करना सीखा था और शीप और गोट को रियर करना सीखा था, मतलब यूज़ किया था। अब इस समय के लोग किन किन एनिमल्स को रखते थे, शीप को रखते थे, गोट को रखते थे, कैटल को रखते थे, एनिमल्स इन सब को रखते थे। एज देयर बोन्स वर फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। और ये पता कैसे चला, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सारे एनिमल्स की बोन्स को वहाँ पर देखा था। यहाँ पे मैंने डियर और पिग भी लिखा है क्योंकि उस समय के जो आर्कियोलॉजिस्ट ने उस समय डियर और पिग
को भी वहाँ, उनकी बोन्स को भी वहाँ पर पाया था। तो इससे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है एनसीईआरटी का, कि उनने ये पूछा था कि बताइए कि क्या सबूत है कि मेहरगढ़ में हंटर्स भी हुआ करते थे और हर्डर्स भी हुआ करते थे। तो हम ये बताएंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने डियर और पिग की भी बोन्स पाई थी, जो ये दिखाते हैं कि वहाँ पर हंटर्स हुआ करते थे। और शीप, गोट, कैटल की बोन से पता चलता है कि वहाँ पर हर्डर्स भी हुआ करते थे। अब उनके घरों के बारे में हम देख लेते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर विथ 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। उनके घर कैसे हुआ करते थे? स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में, जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे, और उनमें से 1 या 2 कंपार्टमेंट वो लोग स्टोरेज के लिए यूज़ किया करते थे। ओके। Burial is one arrangement, also as several burial sites were also found. अब मेहरगढ़ में बहुत सारी ब्यूरियल साइट्स, मतलब जब इंसान मर जाते हैं तो उनको दफनाया जाता है, तो बहुत सारे दफन किए हुए ब्यूरियल साइट्स भी हमको वहाँ पर मिली थी। और उस समय ऐसा माना जाता है कि यदि कोई इंसान मर जाता है तो उसके बाद भी एक लाइफ होती है। तो इसी तरीके से वन मैन वॉज बरीड विथ गोट विच मीन्ड टू सर्व फूड इन नेक्स्ट वर्ल्ड। एक इंसान को ऐसे दफनाया गया था कि उसके साथ गोट के भी हमें बोन्स मिले। तो हमने ये सोचा कि उस समय के लोगों ने ये सोचा होगा कि इस इंसान को अगली लाइफ में खाना सर्व करने के लिए हमें गोट को दफना देना चाहिए। इस तरीके की उनकी कुछ सोच थी, और ऐसा ब्यूरियल सिस्टम हमें वहाँ पर मेहरगढ़ में पाया गया। अगला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे दाऊजाली हेडिंग के बारे में। This is site on the hills near ब्रह्मपुत्र वैली, close to routes leading into China and Myanmar। ये कौन सी साइट है? ये हमें कहाँ मिली थी? ब्रह्मपुत्र वैली के पास। और यहाँ के जो अगल बगल के रास्ते हैं वो हमें कहाँ की ओर लेके जाते हैं? चाइना और म्यांमार की ओर। Stone tools including mortars and pestles were found here। यानी यहाँ पर हमें स्टोन टूल्स मिले थे, जिसमें मॉर्टार्स एंड पेस्टल भी फाउंड किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जेडाइट। जेडाइट भी हमें उस समय मिला था। जेडाइट चाइना, इट में हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। ये कहाँ से लाया गया था? चाइना की ओर से। आप इंटरनेट पे जेडाइट सर्च करिएगा, एक बहुत सुंदर स्टोन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो शायद चाइना से कोई यहाँ पर लाया होगा। टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड। फॉसिल वुड क्या होती थी? एंशियंट वुड होती थी, जिनको अपन कड़क करके स्टोन बना सकते थे। तो फॉसिल वुड के टूल्स भी हमें यहाँ से मिले थे, पॉटरी भी हमें यहाँ से मिली थी। यानी चाय के कप हुए, केतली हुई, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिली थी। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में दी गई कुछ सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन की शुरुआत कब हुई थी? आज से 12,000 साल पहले। बिगिनिंग्स ऑफ सेटलमेंट एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सेटलमेंट कब शुरू हुआ था? आज से 8,000 साल पहले। अच्छा, एल्सवेयर में आप एक नोट देखेंगे, इसमें एक मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स के बारे में बताया गया है, जो कि टर्की में है, कैटल हुयूक। यहाँ पर क्या हुआ था? अलग अलग जगह से चीज़ें लाई गई थीं। जैसे फ्लिंट मंगाया गया था सीरिया से, शेल्स आए थे मेडिटेरियन सी से, और काउरीज आई थी रेड सी से। और यहाँ पर फिर सेटलमेंट हुआ था। ऑल थिंग्स वर कैरिड बाय एनिमल्स एंड पीपल, क्योंकि तब ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करते थे, तो पीपल खुद लेकर आए थे, एनिमल्स के हेल्प लेकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाई गई होंगी। तो बस ये था हमारा चैप्टर 3। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा जो भी हमने पढ़ा। और एक बात और जान लीजिए, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएंगे। ओके। अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वह भी अच्छे से समझ पाएँ इस चैप्टर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।